नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे आज यानी कि 2 सितंबर के दिन मसूरी वासियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दरअसल साल 1994 में इसी दिन पीएससी और पुलिस ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी थी। इस गोलीकांड में मसूरी के आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। तब कहीं जाकर उत्तराखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारियों के अपेक्षाओं के अनुरूप कितना उत्तराखंड बन पाया है, इसे लेकर आज भी सवाल उठते रहते हैं। 2 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 1994 में मसूरी गोलीकांड हुआ था। इस दौरान कई आंदोलनकारी शहीद भी हो गए थे। दरअसल नए राज्य की मांग की जा रही थी और उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया जाना था, जिसको पहले उत्तरांचल का नाम भी दिया गया था। हालांकि आंदोलनकारियों की वजह से इस उत्तराखंड का निर्माण तो हुआ, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारियों की उम्मीदों पर ये कितना उत्तराखंड खरा उतरा है, उसको उत्तराखंड वासी बखूबी जानते हैं। लेकिन 2 सितंबर 1994 का ये वो दिन था जो कि काले अध्याय के रूप में भी देखा जाता है। इस दौरान पीएससी और पुलिस कर्मियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी और ऐसे में मसूरी गोलीकांड ये हुआ था। इस दौरान 5 आंदोलनकारी शहीद भी हो गए थे, जो कि ये मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड को नया राज्य बनाया जाए। ऐसे में क्योंकि 1994 में पहले खटीमा गोलीकांड हुआ, फिर मसूरी गोलीकांड हुआ और रामपुर तिरहाया कांड हुआ। ऐसे में कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी ताकि उत्तराखंड एक नया राज्य बन सके और यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सकेगी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सकेगी। लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी आज भी कई खामियां ऐसे में देखी जाती है। विपक्ष भी समय समय पर लगातार सवाल उठाते रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब विपक्ष भी सत्ता में रहा तब भी बहुत ज्यादा आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं हो पाया। हालांकि नए राज्य सरकार में जिस तरह से अब फैसले लिए गए और क्षेत्रीय आरक्षण भी दिया गया है आंदोलनकारियों को और उनके परिजनों को, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आंदोलनकारियों के प्रति भी राज्य सरकार अब सजग है और गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड कितना बदला है इन 24 सालों में, वो राज्य की जनता बखूबी जानती है। होनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मसूरी गोलीकांड से एक दिन पहले खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। 1 सितंबर 1994 को राज्य गठन की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई थी। इसी के विरोध में जब मसूरी में आंदोलनकारी धरने पर बैठे तो खटीमा की तरह ही मसूरी में भी गोलीकांड हुआ था। आज जहां मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं कल खटीमा में सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं और प्रदेशवासियों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान शहादत दी थी। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित नेताओं का जमावड़ा लगा। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उस दिन को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बलिदानियों के जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी, अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवकी देवी जी, नरेश चंद जी, जगत सिंह मनोला जी, अनिल भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी, मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्टी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 1 सितंबर 1994 का ही वो काला दिन था जब हजारों आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर खटीमा की सड़कों पर उतरे। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उस समय अचानक उनके ऊपर गोलियों की बारिश शुरू कर दी गई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। इस आंदोलन में महिलाएं अपने बच्चे तक को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए बीभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है, उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से
यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने में बैठे हैं। कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा। इस आंदोलन के गवाह आंदोलनकारी बताते हैं कि पृथक राज्य गठन के पक्ष में 10 लाख शपथ पत्र भरवाए गए थे। तब राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, लेकिन चुनाव आते आते राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखा दे दिया और चुनाव में उतर गई। आंदोलन के दौरान किसी को दूर दूर तक उन्हें किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। तभी अचानक पुलिस ने पहले लाठियां बरसाई, फिर बिना चेतावनी के गोली चला दी। कोई हवाई फायरिंग और रबड़ की गोलियां नहीं दागी गई। और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है जब जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे। राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस दौरान 7 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हुए। आज भी इस दिन के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द छलकता है। राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वालों को याद करते हुए आंदोलनकारियों ने बुधवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकार 10% शैक्षिक आरक्षण दे रही है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उधम सिंह नगर में एक और एम्स का निर्माण होने वाला है। 4 दिन पहले ही भारत सरकार ने उधम सिंह नगर के खुपरिया में 1000 एकड़ की जमीन पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की मंजूरी दी है, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ों के निवेश होंगे। सीएम ने कहा कि सभी युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार दिया जाएगा, इसे लेकर सरकार गंभीर है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एम्स का एक और एम्स का निर्माण हो रहा है। हमारे आदरणीय भट्टी यहाँ पर बैठे, इन्होंने भी बहुत प्रयास इसके लिए किया। हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ हमको दूसरा एम्स मिला, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा ये किच्छा में बन रहा है। इसके साथ साथ अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की 1200 एकड़ जमीन पे यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि 30 से ज्यादा नीतियां बनाई गई हैं, जिसके जरिए उत्तराखंड में निवेश तेजी से आ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई कंपनियां उत्तराखंड में निवेश करना चाहती है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लिहाजा महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आंदोलनकारियों के परिवार को 3,000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। जेल जाने वाले को प्रति माह 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों के लिए मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई। यानी कि एक बड़ा काम हमारे आसपास होने वाला है, हमारे आसपास के क्षेत्र में।
और मैं सच बताऊं तो हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अनेक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद उनको अपने रोजगार के लिए एक भी बेटे और बेटी को, एक भी भाई बहन को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। आज हम इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करके रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को लगातार गति देने का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उससे पहले 30 से ज्यादा हमने नीतियां बनाई और उन नीतियों को सरल भी किया, जिसके कारण से लोग आसानी से उत्तराखंड के अंदर निवेश कर पाए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने हमारे साथ करार किया है और उसमें से लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग तेजी से शुरू हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इसके बनने के बाद भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने नई लॉजिस्टिक नीति बनाई है, स्टार्टअप नीति बनाई, सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नीतियां लाकर हम अनेक इनोवेशन और नवाचार के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगा विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून सहित कई कानून बनाए गए, जिससे राज्यवासियों को काफी फायदा हुआ है। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां जल्द ही UCC लागू होने वाला है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए अब एक ही कानून होगा। सीएम ने कहा कि 3 सालों में 16,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने किया है और हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि नीति आयोग द्वारा जो पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का ही रैंकिंग होती है कि किस राज्य ने देश भर के किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इन मानकों को पूरा किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। इस बार पहला स्थान हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम होने से रोजगार के हमारे नए अवसर प्राप्त होंगे। एक उत्तराखंड वासी होने के साथ साथ खटीमा वासी होने के कारण आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है। इसलिए इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक बार खटीमा गोलीकांड के सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अलग बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास की रैंकिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरी तरह से सच है कि पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि प्रदेश में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीमा सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों में जुटी भारी भीड़। पुलिस प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं व्यापक सुरक्षा के इंतजाम और इस दौरान 14 जोन और 39 सेक्टर में पुलिस प्रशासन को बांटा गया है। ट्रैफिक को लेकर के भी डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में सोमवती अमावस को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आपके दर्शकों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह पवित्र दिन हमारी सनातन परंपरा वाली महिलाएं वो
सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने अर्थात पति की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए आज के दिन गंगा स्नान और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, 108 बार परिक्रमा करती हैं और उसके साथ साथ कई वस्तुओं का दान इत्यादि करती हैं। और जो पुरुष लोग हैं, यूँ तो अमावस्या प्रति माह जो पड़ती है वो पितरों की होती है, लेकिन विशेष तौर पर जो सोमती अमावस्या है, जो अमावस्या को पितृ पूजा नहीं कर पाता, वो सोमती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए गंगा नदी पर स्नान, ध्यान के साथ साथ तर्पण और श्राद्ध पूजा, श्राद्ध कर्म इत्यादि ये सब करते हैं। आज के दिन लाखों लोग जो सनातन परंपरावादी लोग हैं वो सभी लोग हरिद्वार आते हैं और गंगा में, पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ये भीड़, जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, ये भीड़ जो है ये रातों रात, जिसे कंकर कंकर बना है शंकर, आप इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और गंगा के प्रति जिस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा है वो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, जो कि कल तक बिल्कुल शून्य में स्थिति थी, आज वो स्थितियाँ किस प्रकार से है वो आपके सामने है। आपके दर्शकों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देखा भी गया है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां रही हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज सोमती अमावस्या है और यहाँ पर सुबह से हमने देखा है कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हरिद्वार की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि सुबह 4 बजे से ही ये गंगा स्नान की शुरुआत हो गई थी, जब लाखों की संख्या में लोग की पौड़ी पर पहुंचकर ब्रह्मपुर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमने देखा कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई दिन पहले से तैयारियों में जुटा हुआ था। यहाँ पे पुलिस के द्वारा 14 जोन और 39 सेक्टरों में पूरे मेला क्षेत्र को विभाजित किया गया और मेले की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। यहाँ पे जो गोपनीय टीम है वो पुलिस के द्वारा तैनात की गई है, किसी के साथ में अनहोनी ना हो, इसलिए यहाँ पे तमाम जो घाट है वहाँ पे जल पुलिस का भी पहरा रखा गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है विशाल की जब श्रद्धालु स्नान करते तो ऐसे में कहीं न कहीं डूबने की जो आकांक्षा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको लेकर यहाँ पे जल पुलिस यहाँ पे तैनात रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि बीते कुछ दिन पहले जब कांवड़ मेले का आयोजन हुआ था तो करीब 216 लोगों को यहाँ पे जल पुलिस ने डूबने से बचाया था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे घाटों पे जल पुलिस को तैनात किया गया। और खास तौर से जो कुछ लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो अपनों से बिछड़ जाते हैं, उसको लेकर यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया जाता है। किसी तरह कोई वस्तु किसी की खो जाती है या फिर कोई परिजनों से बिछड़ जाते हैं तो उसको लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी देने के लिए यहाँ पे अलग से केंद्र बनाया गया है। और खास तौर से हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से सोमती अमावस को भारी संख्या में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से तमाम जो श्रद्धालु होते हैं हरिद्वार का रुख करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं सड़कों पे भी दबाव बढ़ जाता है। तो यातायात प्लान भी पहले से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे कई दिन पहले से पुलिस मेले की तैयारी में जुटी हुई। तो यहाँ पे देर रास्ते जो हैवी ट्रैफिक थे उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। किसी तरह की दिक्कत परेशानी स्थानीय दुकानदारों को ना हो उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि जो अपर रोड पर तमाम जो दुकानें वहां पे श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है खरीदारी करने को लेकर। तो यहाँ पे जो अपर रोड है उसको पूर्ण रूप से जो रखा गया है। क्योंकि यहाँ से जो पैदल यात्री वाले जो श्रद्धालु होंगे वही यहाँ से जा पाएंगे और किसी तरह का कोई वाहन यहाँ से नहीं जाएगा। और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये सोमती अमावस्या है तो उसको लेकर यहाँ पे जो व्यापारी है उनके चेहरों पे भी चमक देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ऐसे में लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते तो वो जो यहाँ के व्यापारी है उनका व्यापार बढ़ जाता है। तो व्यापारियों ने भी कई दिन पहले से स्नान को लेकर अपनी तैयारी की हुई थी, अपनी दुकानों में सामान लगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा ये मेला चल रहा है। बिल्कुल मनोज, उसको लेके सही बात है कि आज गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से बकरियों की हुई मौत। बकरियों को चुगाने के लिए जंगल गए थे सालरा निवासी और मौसम खराब होने के बाद यह आकाशीय बिजली गिर गई। इस दौरान कई बकरियां इसकी चपेट में आ गई, जो कि जिनकी बकरियों की मौत भी हो गई है। मोरी तहसील की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम खराब होने के बाद आकाशीय बिजली गिर गई और इसका कारण कई बकरियों की मौके पर मौत भी हो गई। लोहाघाट नेशनल हाईवे बाराकोट के भारतोली और
शिवरानी के बीच भारी बारिश के बाद मलबा आने से बंद हो गया है। लगभग 6 घंटे हाईवे बंद होने के बाद मौके पर पहुंचे एनएच अधिकारियों ने मलबे को सड़क किनारे डंप कर दिया। अब क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने दीपेंद्र सिंह अधिकारी ने ये सवाल उठाए हैं और साथ ही प्रशासन से सड़क किनारे बने मिट्टी के ढेर को साफ करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस मिट्टी के ढेर से सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार एनएच के अधिकारियों से संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक मलबा नहीं हटाया गया है। जो एनएच के द्वारा डैम्पिंग जोन बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो फेंका गया मिट्टी का मलबा है, जो इनारे जो मिट्टी रख दी गई है, उसको साइड करने के आदेश नहीं दिए गए हैं और इसके दुर्घटना होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके कारण हम रोड बार बार जो ऊपर से मलबा आ रहा है, उसके कारण रोड बंद हो जा रही है और मलबा साफ़ नहीं हो पा रहा है। और ये अनुरोध एनएच द्वारा अनुरोध ये करता हूँ कि वो मलबा जल्दी से जल्दी हटाने की कृपा करें वो। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्यों अभी तक ये मलबा नहीं हटाया जा रहा है, और ऐसे में क्योंकि दुर्घटनाओं का भी ये कारण बन सकता है? जी, इसमें जो है जो मलबा नहीं हट रहा है, एनएच के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही जो है साफ नजर आ रही। पिछले लगभग 1 महीना होने जा रहा है इस मलबे को पड़े हुए। लोगों के द्वारा मांग करने के बावजूद भी एनएच के अधिकारियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीते दिनों चंपावत दौरा था, वो बाई कार जो है सभा स्थल तक आए थे, तो उनके द्वारा एनएच में जगह जगह पड़े मलबे को देखा, उस पर नाराजगी भी जताई गई और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इन मलबों को शीघ्र निस्तारण करे। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी एनएच के अधिकारी इस बात का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। उनका भी इस मलबे की वजह से जो दुर्घटना हो रही है, तो यहाँ पे एनएच के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही नजर आ रही जी। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ मांग उठा रहे हैं अब, और किस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं? जो वहाँ के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कई बार एनएच के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि इस मलबे को हटाइए, इस मलबे की वजह से दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा हो रहा है। अगर बारिश आती है तो ऊपर से फिर मलबा आएगा और एनएच घंटों के लिए जो बंद होगा, जिससे जनता को जो है यात्रियों को परेशानी होगी। लेकिन एनएच के अधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि एसडीएम लोहाघाट के द्वारा भी एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिए थे मलबा हटाने के। फिलहाल अभी तक मलबा हटाने की ओर जो है एनएच के अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। वो आंदोलन का मन बना रहे हैं जी। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।